नाज़रीन आदाब, मैं अशर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात, आज की टीवी, आज के सोशल मीडिया की जो अहम खबरें, जो फैक्ट न्यूज़, उन सब के बारे में बताएंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे पास कुछ खास टॉपिक्स हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक उद्धव राज ठाकरे के बीच बीते हफ्ते में हुई कई मुलाकातें, बीजेपी और एमवीए के लिए चुनौती। वह जो दूसरी खबर वो ये है कि कोलकाता गैंगरेप मामले में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का अजीबोगरीब बयान, कहा जब दोस्त ही रेप करें तो क्या कर सकते हैं। और जो तीसरी न्यूज़ है वो बिहार से कि बिहार में वोटर लिस्ट पर घमासान, राहुल तेजस्वी से लेकर ममता बनर्जी तक हैं परेशान। और जो आज की चौथी खबर वो ये है कि बमबारी के बाद अब जुबानी जंग, खामनई पर ट्रंप के बयान के बाद ईरान का पलटवार। इन सब टॉपिक्स पे डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर साफी जनाब रियाज साहब। रियाज साहब आपका खैर मकदम है। शुक्रिया रियाज साहब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, जी। क्योंकि महाराष्ट्र में अभी कल जो है वो शायद राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक साथ आ सकते हैं और महाराष्ट्र की जो मराठी संस्कृति है उसको बचाने के लिए। लेकिन इस बीच एक खबर ये भी आई कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा मोड़ आ सकता है। एक समय एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी माने जाने वाले राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बीच हाल ही में बढ़ती नज़दीकियों ने अटकलों को जन्म दे दिया है कि दोनों ठाकरे बंधु एक साथ फिर आ सकते हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक बीते कुछ हफ्तों में दोनों नेताओं के बीच कई अनौपचारिक मुलाकातें हुई हैं। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों और मराठी अस्मिता की लड़ाई को केंद्र में रखकर एक नया गठबंधन लेकर आ सकते हैं। अब ये देखना है कि इस बीच जिस तरह से एक खबर ये भी आई थी कि राज ठाकरे जो हैं वो जो वहाँ की इस वक्त सत्ता में हैं उनमें जा सकते हैं महायुति के साथ, लेकिन अभी जो परिस्थितियां बिल्कुल चेंज है, इससे क्या वहां की राजनीति पे फर्क पड़ेगा? क्योंकि तो राज ठाकरे जो भारत हमेशा है, से ये मराठी भारत भी मानस यूरोप और जो वहां की वो है क्या बोलते हैं एक संस्कृति, उसको आगे लेके चलने की बात करते हैं। जैसा कि महाराष्ट्र का सवाल है, आप देखेंगे कि वहाँ पर ज़बान को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। यानी मराठी बोलने वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं अपनी ज़बान को लेकर। ऐसे में आप जहाँ तक राज ठाकरे का सवाल है, उनका रिकॉर्ड ख़राब रहा है और अक्सर वो चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या शुमाली हिंद की रियासतों से जिन्होंने माइग्रेंट किया है महाराष्ट्र या मुंबई कमाने के लिए आते हैं, क्योंकि मुंबई जो है वो इक़्तिसादी दारुल-हुकूमत हुआ करता था, अब नहीं रहा। वो गुजरातियों ने उसकी हालत बदल के रख दी है। ख़ासतौर पर बीजेपी, अगर आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, जो अहम प्रोजेक्ट थे, वो महाराष्ट्र की बजाय गुजरात को मुंतकिल कर दिए गए हैं। और क्यों मुंतकिल कर दिए गए हैं ये आप अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि गुजरातियों के खिलाफ भी वहाँ पर एक नफ़रत की लहर उठ खड़ी हुई थी। और उसके बाद हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि हिंदी को थोपने की जो कोशिश की जा रही है, अरे भाई हिंदी को आप थोपने की कोशिश मत कीजिए, जो लोगों की मर्ज़ी पर छोड़िए। अगर कोई कबूल करेगा हिंदी पढ़ना तो वो पढ़ लेगा, लेकिन ज़बरदस्ती आप हिंदी को लोगों पर थोप रहे हैं या मुसलत कर रहे हैं तो ये गलत बात है। तो बहरहाल राज ठाकरे की बात जो आपने की है, अगर ये दो भाई मिल जाते हैं तो यकीन मानिए कि बीजेपी को नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा नुकसान होगा एकनाथ शिंदे को। और इसके बाद एकनाथ शिंदे की खैर भी नहीं रहेगी। एकनाथ शिंदे के बेटे वगैरह तमाम के तमाम को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, मैं ये पूरे यकीन से कह सकता हूँ। इसलिए कि वहाँ पर अगर राज ठाकरे मिलते हैं तो एक जज्बात, और इधर आप देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने भी अपना इमेज अच्छा बनाया है उद्धव ठाकरे, तो ऐसे में हो सकता है कि खैर नहीं है एकनाथ शिंदे की। और वो एकनाथ शिंदे हो सकता है कि अपनी जो शिवसेना है उसको डिज़ाल्व करके बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं खुद को बचाने के लिए। तो ऐसी चीज़ें हैं। और सबसे अहम बात यह है कि महाविकास आघाड़ी हो या फिर उसके अपोनेंट हो, एक बड़ा नुकसान हो सकता है सबको और एक नई ताकत उभर सकती है। मराठी जो आवाम है वो यही चाहते हैं कि उनके ज़बान की हिफाजत हो, उनके तहज़ीब और सकाफ़त की हिफाजत हो। और शिवसेना का जो वजूद अमल में आया था मराठी मानूस के नारे पर ही अमल में आया था। और उन लोगों ने आप देखे कि किस तरह तशद्दुद का मुजाहरा किया था, आज भी करते हैं। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में जाते हैं, हैदराबादी तो मैं समझता हूँ कि यानी बहुत ही शरीफुल नफ्स हैं। आप जाकर देखिए, हाईटेक सिटी में जाकर देखिए, कभी हैदराबादियों ने ये नहीं कहा कि आप हैदराबाद के लोगों को नौकरी पर रखिए, जबकि महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होता। आप महाराष्ट्र में देखेंगे वहाँ पर तशद्दुद बर्पा किया जाता है। अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मराठों का तनासुब कम होता है तो वहाँ तशद्दुद पर उतर आते हैं। तो वहाँ पर तशद्दुद की सियासत चलती है और जज्बात की सियासत चलती है, ज़बान की सियासत चलती है। अगर ये दो भाई मिलते हैं तो बीजेपी के साथ साथ एकनाथ शिंदे की भी हालत बुरी होने वाली है। बिल्कुल सही। बीजेपी कितनी बुरी हालत होगी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाल ही में एक इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, हालांकि वो बहुत पुराना है, कि
राज ठाकरे एक इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि जब हम गुजरात गए, गुजरात मॉडल की इतनी तारीफ़ की जा रही थी, लेकिन जब हम गुजरात गए हमने देखा तो वहाँ पे ये लगा कि ये मॉडल कुछ भी नहीं है। और अभी जिस तरह से जो हालात महाराष्ट्र के या जो हालात इस वक्त गुजरात के हैं वो सभी के सामने किस तरह से पानी वहाँ पे जमा हो गया है। और जो गुजरात मॉडल का एक नमूना, वो एक क्या बोलते हैं, जुमला पेश किया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं अब जनता के सामने खुल गई है। बिल्कुल कलई खुल गई। वहाँ के लोगों का कहना है कि इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हालांकि ये तंजिया एक वो आया था सामने। वहीं जो एक दूसरी खबर है सर वो है कोलकाता से, कि कोलकाता में हाल ही में आरजीकर में एक रेप केस हुआ था, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी हुआ था। उसके बाद कोलकाता में लॉ कॉलेज में एक पढ़ाई कर रही छात्रा के साथ गैंगरेप मामले में पुलिस अभी जांच कर रही है। पुलिस ने इस मामले में अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में लॉ कॉलेज के एक पूर्व छात्र भी शामिल हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अभी तक कई बड़े खुलासे किए। पुलिस के मुताबिक ये भी कहा गया है कि एक आरोपी जो है उसने उस लड़की को शादी के लिए प्रपोज किया था, उस लड़की ने जब रिजेक्ट कर दिया तो उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया है। वहीं अभी पुलिस की जांच जारी है। इस बीच वहाँ पे सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई है। अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि वहाँ के टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने इस घटना को लेकर एक अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर दोस्त ही रेप करने लग जाएं तो फिर हम क्या कर सकते हैं या कोई क्या कर सकता है। देखिए, इस तरह के वाक़यात आम हो गए हैं हिंदुस्तान में, और ख़ासतौर पर 2014 के बाद से तो मैं समझता हूँ कि जैसा कि कंगना रनावत कहती हैं या बीजेपी कायदीन कहते हैं, आरएसएस कायदीन कहते हैं कि आज़ादी, हकीकी आज़ादी तो अब मिली है। तो ये है हकीकी आज़ादी कि दोस्त भी अब रेप करने लगे हैं। हद तो ये है कि 3 साल की बच्ची जो मंदिर के बाहर अपने माँ बाप के साथ सोती है बीजेपी के ज़ेर इक़्तिदार हुकूमत राजस्थान में, तो आप देखेंगे कि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। बस कुछ गिरफ्तारियाँ अमल में आती हैं, उसके बाद फिर कूड़ादान में उस फाइल को डाल दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि हर घंटे बेशुमार दर्जनों रेप हिंदुस्तान में हो रहे हैं, और अक्सर केसेस में ख़वातीन जो है या लड़कियां जो है या उनके वालिदैन है शर्म के मारे, बदनामी के डर से ये दरख्वास्त नहीं देते। जबकि अगर देखा जाए तो हर साल कम से कम 44,000 रेप केसेस के वाक़यात यानी पेश आ रहे हैं। यानी पुलिस FIR के मुताबिक बात कर रहा हूँ मैं ये, लेकिन जो या जिन वाक़यात का इंदराज अमल में नहीं लाया जा रहा है, जिन वाक़यात को पुलिस के इल्म में नहीं लाया जा रहा है, उनकी तादाद कई गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि हर सेकंड हिंदुस्तान में एक बेशुमार ख़वातीन की, हर सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदुस्तान में बेशुमार ख़वातीन की इस्मत रेज़ी की जाती है। लेकिन जो सियासतदान हैं वो ये समझना चाहिए कि अगर कहीं एक बेटी का रेप होता है तो इसका मतलब यह है कि उनकी अपनी सियासी ज़िंदगी का रेप हो रहा है और उनकी पॉलिटिक्स का रेप हो रहा है, ये सोचना चाहिए। और उनकी जो छवि है उसका रेप हो रहा है, ये सोचना चाहिए। अगर ये सोचेंगे तो फिर समझिए कि हिंदुस्तान में रेप के वाक़यात नहीं होंगे। और एक अहम बात यह है कि ये लोग जो कहते हैं इस्लाम पर तनकीद करते हैं, मुसलमानों पर तनकीद करते हैं, तो उन्हें भी ये सोच लेना चाहिए कि आज आप इस्लामी ममालिक में देखिए, जहाँ पर इस्लामी सज़ाएँ हैं वहाँ पर इस तरह के वाक़यात पेश नहीं आते। चाहे कत्ल का वाक़या हो, चाहे किडनैपिंग हो, चाहे फिर रेप के वाक़यात हो, वहाँ पर तो संसार कर दिया जाता है। अगर तुम्हें अपनी बच्चियों को बचाना हो तो फिर इस तरह की सज़ाएँ मुतारिफ करवाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राज ठाकरे ने भी ये बात कही थी। बिल्कुल सही बात है। इस तरह के अगर आप कानून लेके आएंगे तो इन चीज़ों में कहीं ना कहीं कमी आएगी, और ये चीज़ें एकदम से कम नहीं होंगी। जिस तरह हमने देखा 2012 में जब दिल्ली में जो चीज़ें हुई थी, उसके बाद कितना प्रोटेस्ट हुआ था, दैन फिर वो मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में उनको सजाए मौत दी गई। उसके बाद फिर उनके जो वकील थे उनका ये कहना था, हालांकि उस बात से कोई उस वक्त भी सहमत नहीं था, ना भी सहमत होगा, कि उनके वकील का एक जुमला अभी तक मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि आज जो ये सज़ा हुई है इसके बाद क्या हिंदुस्तान में कभी कोई रेप की वारदात नहीं होगी। जी। और जिस तरह बीजेपी कहती है कि 2014 के बाद, बीजेपी कुछ लीडर्स कहते हैं कि हमें आज़ादी मिली है, तो 2014 के बाद इन केसेस में बढ़ोतरी भी बहुत हुई है, जिस तरह से देखा जा रहा है। और दूसरी बात देखिए, पॉलिटिकल रेपिस्ट जो होते हैं, सियासी जो जानी होते हैं, वो भी घूम फिर रहे हैं। मिसाल के तौर पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साबिक सदर, बीजेपी का जो रुकने पार्लियामेंट था, अब उसका बेटा रुकने पार्लियामेंट है। तो आपको बता दूं कि उसने क्या किया,
और कोई ऐसे वैसे नहीं बल्कि बहुत ही मोतबर खातून पहलवानों ने इल्ज़ाम आयद किया कि कम से कम उसने 7 खातून पहलवानों के साथ बदतमीज़ी की, उनके साथ यानी बहुत ही गलत रवैया अपनाया, जिनसी हमला किया, जिसमें एक नाबालिग लड़की भी शामिल है। फिर उसके बाद उसको डराया गया, धमकाया गया और नाबालिग लड़की ने अपने बयान से अपना बयान वापस ले लिया, अपने बयान से इनहराफ किया। तो ये जो होता है पॉलिटिकल प्रेशर जो होता है वो भी बहुत ही खतरनाक होता है। अब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और नारी शक्ति की बात करते हैं, और उन्हें तो मैं कहता हूं कि सिर्फ बातें करते हैं, वो काम करना तो आता नहीं। इसलिए नहीं आता, मैं ये चैलेंज से कहता हूं कि दिल्ली के लाल किले की फसील से वो कहते हैं कि नारी शक्ति, हम खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं। और शर्म की बात है कि उसी दिन की बात कर रहा हूं, बिल्किस बानो कोई दूसरों की बेटी नहीं है, गुजरात की बेटी है। उसके जो रेपिस्ट थे, उसके जो अरकान खानदान के कातिल थे, उन्हें सजा मुकम्मिल होने से पहले रिहा कर दिया गया, उन्हें फूल पहनाए गए, उनकी गुलपोशी की गई, उनकी शालपोशी की गई, उनके मुंह में मिठाइयां ठोसी गई, जबकि उनके मुंह में जहर ठोसा जाना चाहिए था, और उन्हें रिहा कर दिया गया। तो ये हमारे वज़ीर आज़म की हुकूमत है और बीजेपी की गुजरात हुकूमत है जो इस तरह की हरकतें करती है। अरे खवातीन का तो एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल सही। एक तरफ आप लाल किले से खड़े होकर के बयान दे रहे हैं कि हम नारी शक्ति है, उसके बाद फिर आप ही की सरकार में, और फिर जो रिपोर्ट आते हैं उसमें कहा जाता है गृह मंत्रालय की तरफ से प्रेशर ज़्यादा डाला गया था कि उनको रिहा किया जाए, इस वजह से उनको रिहा किया गया। और उनको रिहा करने के बाद जो सबसे ज़्यादा एक क्या बोलते हैं कि लोकतंत्र पे हमला था, वो ये था कि वो लोग बीजेपी के लीडर के लिए वोट भी मांग रहे थे। कितनी शर्म की बात है। आप ये देखिए कि वो लोग बीजेपी, तो आप ये समझिए कि उनको किसने छुड़वाया फिर। हालांकि वहाँ की जनता को भी सोचना चाहिए कि वहाँ की जनता क्या, हिंदुस्तान की जनता को ये सोचना चाहिए कि ये लोग जो हैं ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा अपोजिशन हमेशा से कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी के लिए किसी भी जिद तक जा सकते हैं। ये संजय राउत का ही कोटेशन है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। वहीं इस बीच चलते हैं बिहार में इस साल जो है अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होने, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा सरगर्मी तेज़ हो गई। वहाँ पे हर रोज़ नए नए लीडर्स के नए नए बयान सामने आ रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। महाराष्ट्र चुनाव से पहले बिहार चुनाव में मैच फिक्सिंग का आरोप लगाते हुए संकेत दिया था कि बिहार चुनाव में भी विपक्ष के निशाने पर चुनाव आयोग रहेगा। और अब बिहार चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियां और चुनाव आयोग आमने सामने हैं। हाल में चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची का सत्यापन करने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने SIR करके एक क्या बोलते हैं आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग के इस आदेश का विपक्षी पार्टियों ने कड़ा विरोध किया। महागठबंधन में शामिल RJD, कांग्रेस, लेफ्ट सहित ममता बनर्जी ने सभी ने इसका क्या बोलते हैं वो क्या विरोध किया है। और ये कहा है, अगर देखा जाए तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है कि इस टाइम अगर ये बहुत कम दिनों में किया जाएगा तो ये कहीं से भी वो नहीं होगा कि इतनी बड़ी आबादी में आप इतनी जल्दी सत्यापन कर लेंगे। और फिर बारिश का मौसम है, बिहार के कई इलाके तो बारिश के बाढ़ में ही होते हैं, वहाँ पानी भरा होता है, तो किस तरह आप करेंगे। देखिए, जहाँ तक बिहार का सवाल है, बाबू मोदी के लिए करो या मरो की हैसियत तो रखते हैं वो इंतखाबात, क्योंकि उनका जो इमेज ख़राब हुआ है पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद। और उसके बाद आप देखेंगे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नहीं दो नहीं बल्कि तकरीबन 20 मरतबा कह दिया है कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को तिजारत की धमकी दी और उसके बाद डराया और डराकर जंगबंदी करवाई। तो इससे भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। और ख़ुद उनके जो भक्त है वो भी ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि ये शख्स हिंदुस्तान को कहाँ ले जा रहा है। हद तो यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी का साबिक राज्यसभा रुकन है, वो कहता है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत माता के साथ दगा किया है। यानी आप अंदाजा कि वो उनका इशारा चीन के तरफ था। चीन यहाँ पर दरअंदाजी कर रहा है और हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उसके साथ 109 अरब डॉलर की बाहमी तिजारत कर रहे हैं, जिसमें से 90 अरब डॉलर जो है बिलियन डॉलर तिजारत चीन की है और बाकी हमारी है। तो तिजारती खसारा जो है वो तकरीबन 90 अरब डॉलर का है और आप उसे दुश्मन नहीं मानते। आपकी तकरीबन 40,000 मुरब्बा किलोमीटर अराजी पर उसने अब तक कब्जा कर लिया है 1960 से लेकर आज की तारीख तक। और फिर आप कहते हैं कि 1 इंच जमीन पर भी चीन ने कब्जा नहीं किया है। तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। और कब तक आप झूठ बोलते रहेंगे, कब तक आप लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे। और हद तो यह है कि आपने एक शख्सियत परस्ती का एक ऐसा कौल तैयार कर लिया है। हर बीजेपी कायद नाकामी के लिए दूसरों को जिम्मेदार करार देता है और अगर कोई कामयाबी मिलती है तो उसके लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र
नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज को, उनकी हिकमत अमली को, उनकी मनसूबाबंदी को, उनकी अकलबंदी को यानी जिम्मेदार करार देता है। जबकि ये चीज़ें देखेंगे तो वज़ीर आज़म में नहीं पाई जाती। इसलिए नहीं पाई जाती कि आज वज़ीर आज़म कहते हैं कि हम बिहार में इंतखाबात जीतेंगे, हम मगरबी बंगाल में इंतखाबात जीतेंगे। अगर आप तरक्याती एजेंडे पर इंतखाबात जीतते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप हमेशा कपड़े देखकर पहचानने की बात करते हैं। आप ये कहते हैं कि ये जो दरअंदाज है वो तुम्हारे मंगल सूत्र हासिल कर लेंगे, तुम्हारी जायदाद हासिल कर लेंगे, तुम्हारे बैल बंडियां हासिल कर लेंगे, तुम्हारी दौलत हासिल कर लेंगे। तो एक वज़ीर आज़म जो एक बावकार ओहदे पर फायज है, क्या उसे इस तरह की बातें करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन के बारे में खुद शरद पवार हो या अपोजिशन कायदीन ने वादे तौर पर कहा है कि ये लोग जो है इलेक्शन कमीशन को, यानी इलेक्शन कमीशन को हुकूमत अपने इशारों पर नचा रही है और जो वो चाहती है इलेक्शन कमीशन करता है। बिल्कुल सही है। जिस तरह से आपने भी बात की कि चाइना ने इतनी चीज़ें, इतनी ज़मीन हड़प ली और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जो हैं उनके साथ जाके डील करते हैं। जी जी। अंधभक्तों का यह कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है चाइना को लाल आंख दिखाते हैं। क्या लाल आंख? और उसके बाद फिर एक बिहार से ये खबर और आई है अभी कि बिहार में कांग्रेस का जो लीडर है कन्हैया कुमार, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में गठबंधन, इंडिया गठबंधन जब जीतेगा तो उसका सीएम जो है वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी का ही होगा। बिल्कुल। उनका ये कहना है कि इसमें एमएलएज उनके ज़्यादा होंगे जीतेंगे, तो ये भी हक उन्हीं को जाता है। जिस तरह से बीजेपी या फिर और कई सारे ऐसे क्या बोलते हैं पत्रकार हैं जिन्होंने ये बयान दिए थे कि वहाँ पे जीत के बाद खिटी पकेगी, लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन अभी जो ये रिपोर्ट सामने आई इसमें काफ़ी ज़्यादा खुलासा हो गया कि वहाँ पे आरजेडी का ही चीफ मिनिस्टर होगा और ये भी कहा जा रहा है कि वो तेजस्वी यादव भी हो सकते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको आज के न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े ना, और अगर आपके इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये खत्म होता है। हमें और हमारे सीनियर साहब जनाब रियाज साहब को दी इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।